चालाक चिड़िया और मूर्ख बिरजू। ये एक और चित्र है दोस्तों। बिरजू अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। उनकी आंख का तारा था। सारे भाई बिरजू से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बिरजू 5 भाइयों को एक आंख ना भाता था। हूँ काम का ना काज का, दुश्मना नाज का, सारी दिन पर इसी प्रकार बैठा बैठा चारपाई तोड़ता रहता है। अरे, इसे भला काम करने की क्या जरूरत है? काम करने वाले तो इसके 5 हट्टे कट्टे भाई ही बहुत हैं। तुम ठीक कह रही हो दीदी। जिसकी बीती बीते यूं वह खेती न करे क्यों? पता नहीं इस मुसलंडे से छुटकारा कब मिलेगा। बिरजू भाभीियों की सुनता और मुस्कुराता रह जाता। भगवान, तूने मुझे ऐसी तेज तराक भाभीियाँ दी हैं। भगवान ही बचाए इनसे, इनके व्यंग बाणों से। बिरजू वास्तव में कोई काम नहीं करता था। वह जन्म से ही मंदबुद्धि था, इसलिए उसके 5 भाई उसे विशेष ख्याल रखते थे और कुछ भी करने नहीं देते थे। उसके 500 भाई दिन रात खेतों में बदन तोड़ मेहनत करते थे, तब जाकर घर का गुजारा होता था। एक दिन सुबह सुबह खाने की पोटलियां लेकर 500 भाई खेतों पर जाने के लिए घर से निकले। भाइयों, आज भाभीियों के भोजन की पोटलियां में क्या क्या बांधा है? बिरजू, आज तो तेरी भाभीियों ने रोटियों के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू बांधे हैं। अच्छा, तब तो 500 अपनी अपनी पोटलियों में एक एक लड्डू निकाल कर मुझे देते जाओ। बिरजू, मैं जानता हूँ कि तुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है, कहकर सूरज अपनी खाने की पोटली खोली और पोटली से एक लड्डू निकाल कर बिरजू को दे दिया। बाकी चारों भाइयों ने भी बिरजू को एक एक लड्डू दिया और 500 वहां से चले गए। उसकी 500 भाभी दरवाजों से छिपकर यह सब देख रही थी। देखो तुमने, सबके पति किस प्रकार एक एक लड्डू निकाल कर लाडले भाई को दे गए। हमारे पतियों ने ही तो इसे निकट्टू को सिर पर चढ़ा रखा है, वरना मैं तो सारा दिन इस निकट्टू को घर से बाहर निकाल कर देती हूँ। और लड्डुओं में कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। इनसे पहले मैं मेरी भाभियाँ इस बात को जाने, मैंने 500 भाइयों के खाने की पोटली से एक एक लड्डू लिया। मुझे जल्दी लड्डू खा लेने चाहिए। यह सोचकर लड्डू उठाने के लिए जैसे ही उन्हें लड्डुओं की ओर हाथ बढ़ाया, अरे लड्डुओं, ये अचानक मक्खियाँ कहाँ से आ गई? पहले इन मक्खियों को उड़ा दूँ, फिर लड्डू खाऊंगा। यह सोच हटो हटो मक्खियाँ उड़ जाओ। लेकिन बिरजू की बात मक्खियों को कोई असर नहीं हुआ। वह आराम से लड्डुओं पर पहले की तरह बैठी रही। यह देख बिरजू क्रोध आ गया। मक्खियाँ, तुम्हारी यह मजाल, मेरी बात टालकर तुम यहाँ से भागती नहीं। ठहरो, मैं अभी मजा सकता हूँ। और अगले ही पल डिशूं, बिरजू ने घूसे का वार। कुछ मक्खियाँ उड़ गई और कुछ मर गई। बिरजू मरी हुई मक्खियों को गिना। एक घूसे में पूरी 10 मक्खियाँ मर गई। यह तो बड़ी बहादुरी की बात है। इसका मतलब मैं बहुत बलशाली हूँ। एक घूसे में एक बार में 10 मक्खियों को धराशायी कर दिया। यह सोच बिरजू ने सीना फुला उठा। तभी बिरजू की 500 भाभियाँ दंदनाती हुई आई। अरे बिरजू, तूने हमारे लड्डुओं को घुसा मार कर इस तरह क्यों फोड़ दिया? मुफ्त में खाने को मिल रहा है न बेचारे को। हमारे लड्डुओं की यह बेदर बेकदरी तुम देख नहीं रही? मैंने एक ही घूसे में 10 मक्खियों को मार दिया। मुझे शाबाशी देने तो उल्टा डांट रही हो। अरे मेरे मट्टी के शेर, जिंदगी में भर मक्खियाँ मारते रहोगे या कुछ काम धाम भी करोगे? करने मेहनत करने से कटेगी। इन बातों को छोड़कर तू कोई काम क्यों नहीं करता? दीदी, इस मौसंडे को भला काम करने की क्या जरूरत है? भाई इससे कमाने के लिए हर
पांचों इसे भोजन बनाकर खिलाने के लिए हैं। वो तो हम हैं ही, लेकिन इन निकट्टू को भुगत रही हैं। यह अच्छा हुआ कि इस निकट्टू का ब्याह नहीं हुआ, वरना बेचारे की भी भाग फूट जाते। अरे निकम्मे के साथ भला कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा। भाभीियों के व्यंग बैन सुनकर बिरजू के तन मन में आग लग गई। तुम पांचों हमेशा मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखती हो, इसलिए हमेशा हंसकर तुम्हारी बात सुनता रहा हूँ, पर तुम्हारी आज बातें मेरा दिल टूट गया है। मैं आज ही घर से जा रहा हूँ, जब तक वापस नहीं लौटूंगा, जब तक कुछ धनवान नहीं बन जाऊंगा, एक सुंदर लड़की से ब्याह नहीं कर लूंगा। हमसे कुछ हमसे क्या कह रहा है, कल का जाता तू आज चला जा। बिरजू के मन से बुझे मन से उठा और चल दिया। आदमी की गैरत भी कोई चीज़ होती है। आज मेरी भाभीियों ने मेरी गैरत को ललकारा है, मैं अपनी भाभीियों को अब कुछ बनकर दिखाऊंगा। और इस तरह वह निकल गया वहां से। अरे जमीन अरे जमीन पर पनीर का टुकड़ा पड़ा है, क्यों ना इसे उठा लूं, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। यह सोच बिरजू ने पनीर का टुकड़ा उठा लिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे चलने पर उसे प्यास की बुरी तरह छटपटाती एक चिड़िया मिली। ची ची ची, लगता है प्यासी है। क्यों ना मैं चिड़िया को उठाकर जेब में रख लूँ, आगे जहाँ भी मुझे पानी नजर आएगा उस चिड़िया को पानी पिला दूंगा। यह सोच बिरजू ने नन्ही चिड़िया को उठा लिया। फिक्र न कर नन्ही चिड़िया, अब तुझे प्यासी नहीं रहने दूंगा। बिरजू चिड़िया को अपनी जेब में हवाले किया और आगे बढ़ गया। और कुछ दूर चलने पर रास्ते में पानी का तालाब देखकर बिरजू ने चिड़िया को जेब से निकाला। ले प्यारी चिड़िया, पेट भरकर पानी पी। मेरे मेहरबान मित्र, मेरी प्यास बुझाकर तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया हो। तुम मनुष्य की बोली बोलती हो, नन्ही चिड़िया तुम कौन हो। मेरे मेहरबान दोस्त, मैं 7 समुद्र पार रहने वाली चिड़िया हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे द्वीप पर रहने वाले पशु पक्षी आदमियों की भाषा में ही वार्तालाप करते हैं। अच्छा, यह तो तुमने बड़ी विचित्र बात बताई चिड़िया। मेरे मेहरबान दोस्त, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दूर चलने पर तुम्हारी मुठभेड़ चीनी नाम राक्षस से होने वाली है। क्या डरो नहीं मेरे मित्र, तुम अगर जरा सी भी सूझबूझ से काम लोगे तो वह राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टे तुम पर रोब जमा सकोगे। वह कैसे? तो सुनो, मैंने तुम्हारी जेब में पनीर का टुकड़ा पड़ा देखा है। तुम पनीर के टुकड़े को मेरे जरिए राक्षस को मजा चखा सकते हो। कहकर चिड़िया ने बिरजू को अपनी योजना समझाई। चिड़िया की योजना सुनकर बिरजू ने उससे कहा, चिड़िया, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मुझे समझाया है। कुछ दूर जाने पर उस चट्टान पर बैठा राक्षस दिखाई दिया। बिरजू, यही है वह शिवल दैत्य है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, यह तो यही दैत्य है। बिरजू शिवल दैत्य की ओर चल दिया और वहां जाकर शिवल से बोला, राम राम भाई शिवल भाई, कौन हो तुम? तुमने मुझे भाई कहने की हिम्मत कैसे की? शिवल भाई, ताकत में मैं तुमसे कम नहीं हूँ। मेरा नाम बिरजू है। मैं एक मुक्के में वार में 10 मार सकता हूँ। अरे दादा, तू जैसा पिद्दी छोकरा, तू भला एक मुक्के में वार से 10 कैसे मार सकता है? शिवल भाई, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं तो आजमा कर देख सकते हो। और बिरजू की बात सुनकर शिवल राक्षस एक छोटा सा पत्थर उठाया और जोर से बींच दिया। अरे शिवल तो बड़ी ताकत है, इसने तो पत्थर से पानी निकाल दिया। शिवल ने गर्भ और दृष्टि से बिरजू पर डालते हुए बोला, बिरजू, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? चिड़िया की योजना अनुसार बिरजू ने शिवल से कहा, शिवल, तुमने मुझे काम भी बताया, तो क्या बताया? इस काम को तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ।
कहकर बिरजू ने जमीन से कुछ पत्थर के टुकड़े उठाए और एक हाथ चुपके से कुर्ते की जेब में डाला कर जेब से पड़े पनीर के टुकड़े को निकाला और पत्थर के बीच हथेली में छिपा लिया। तत्पश्चात अरे सचमुच लड़का पत्थर से पानी निकाल दिया। इस राक्षस को पता पता है कि यह कारनामा मेरी नहीं पनीर का है। पानी पनीर पत्थरों से नहीं पनीर से टपका है। तब सिबिल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे आकाश में उछाल दिया और कुछ देर बाद आकाश से उड़ता पत्थर पृथ्वी पर आ गिरा। बिरजू क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह भी कोई बड़ा काम नहीं सिबिल। मैं तो पत्थर आकाश में इतना ऊंचा फेंक सकता हूँ कि मेरा फेंका पत्थर आकाश से लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगा। जरा देखो तो सही तुम्हारी कारस्तानी। बिरजू ने चुपचाप अपनी जेब में पड़ी छोटी चिड़िया निकाली और आसमान की ओर उछाल दी। चिड़िया आकाश में ऊंचाई तक उड़ गई और फिर लौट कर वापस नीचे नहीं आई। यह देखकर सिबिल चौंका, यह आदमी तो सचमुच मुझसे ज्यादा बलशाली है। सिबिल किस सोच में पड़ गई। या तो तुम मुझे इसी समय उस्ताद मान लो, नहीं तो इसी तरह तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा गजब न करना, मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, अपनी शरण में ले लो। कहकर सिबिल घबरा कर बिरजू के पैरों में गिर पड़ा। ठीक है सिबिल, तुम्हें अपना शागिर्द बनाता हूँ। अब तुम अपने घर चले, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी चलो उस्ताद। और सिबिल उठकर खड़ा हुआ और बिरजू से बोला, उस्ताद आप मेरे पीछे पीछे चले, घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, चलो। अब सिबिल आगे आगे और बिरजू पीछे पीछे। वो थोड़ी दूर ही चले थे कि आकाश से नन्ही चिड़िया उड़ती हुई नीचे आई और बिरजू के कंधे में बैठकर फुसफुसाती बोली, मैं वापस लौट आई बिरजू। ओ नन्ही चिड़िया, तुम लौट आई। नन्ही चिड़िया वापस लौटते कर बिरजू खुशी हो गया। उसने चिड़िया को अपनी जेब में रख लिया। सिबिल बिरजू को लेकर अपने घर के पहुंचा। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, सिबिल और मिचल, बीचल और मिचल। सिबिल ने अपने दोनों भाइयों से कहा, बीचल मिचल ये मेरे गुरु हैं, इन्हें बहुत भूख लगी है, तुम दोनों जल्दी इनके खाने का प्रबंध करो। अच्छा भैया अम्मा, अभी हिरण को मार कर लाते हैं। वे दोनों जंगल की ओर जाने लगे। तब बिरजू ने उनसे कहा, हम मांस नहीं बल्कि फल खाते हैं, हमारे लिए केले फल का प्रबंध करना। जो आज्ञा गुरुदेव। कहकर दोनों फल लाने जंगल चले गए। जंगल जाते ही बीचल मिचल और बिरजू के बारे में कहा, पता नहीं भैया को क्या सूझी, उस मरियल से आदमी को अपना गुरु बना लिया। मुझे भी भैया का गुरु एक आंख नहीं पाया। क्या करें, भैया का हुक्म मानकर उस गुरु के लिए फल तोड़ कर लाने पड़ेंगे। उन्हें जंगल में जाकर फल तोड़े और घर वापस लौट पड़े। बिरजू ने बड़े प्रेम से मिचल और फिचल के लाए फल खाए और सिर रात्रि बिरजू उपासी लेते हुए बोला, सिबिल अब हम सोएंगे, हमारे सोने का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। सिबिल के आदेश पर बिचल और मिचल ने बिरजू को सोने के लिए बिस्तर लगा दिए। कुछ ही देर बाद जब बिरजू अपने बिस्तर पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा था, जेब से नन्ही चिड़िया बोली, सो गए बिरजू? नहीं मेरी दोस्त, अभी नींद नहीं सोया। बिरजू क्या तुम जानते हो तीनों राक्षस भाई इस समय आपस में क्या बात कर रहे हैं? नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सुनो, इस समय तीनों राक्षस तुझे मैं मारने की योजना बना रहे हैं। क्या अब क्या होगा नन्ही चिड़िया? क्या ये तीनों राक्षस मुझे मार कर सचमुच मार देंगे? घबराओ नहीं बिरजू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकते। बस तुम वैसा ही करते जाओ जैसा मैं कहूँ। ठीक है, जल्दी बताओ मैं क्या करूँ? तब चिड़िया ने अपनी योजना समझाने लगी। कुछ देर बाद जब तीनों राक्षस हो गए तो चिड़िया फुर से बिरजू की जेब से बाहर निकली। बिरजू तीनों राक्षस हो गए हैं, अब तुम वैसा ही करो जैसा मैंने समझाया। बिरजू ने धीरे से चारपाई के नीचे उतरा और उसे अपने स्थान पर तकिया को लिटाया और उन्हें चादर उड़ा दी। बिरजू अब ये तीनों राक्षस यही समझेंगे तुम चारपाई पर तुम सो रही हो। फिर बिरजू चिड़िया
को लेकर चारपाई के नीचे घुस गया और जमीन पर लेट कर कुछ देर बाद खराटे लेने लगा। आधी रात को सीबल उठकर अपने भाइयों को जगाया, उठो भाइयों, अपनी योजना को कार्यरत करने का समय आ गया है। फिर तीनों भाई ने कोने में पड़े मूसल उठाए और बिरजू की चारपाई की ओर चल पड़े। चारपाई पहुंचकर, गुरु बिरजू, तुमने हमसे बहुत सेवा करवा ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले ही पल जब मूसलों की आवाज़ सुनाई सुनकर चारपाई पे नीचे बिरजू जाग गया और देखकर चिड़िया से उससे बोली, बिरजू, तीनों राक्षस इस समय तुम्हारी चारपाई पर मूसलों से वार कर रहे हैं। अगर इस समय चारपाई पर सोए हुए होते तो तुम्हारा कचुम्बर निकल गया होता। तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, तुमने मुझे बचा लिया। दूसरी ओर चारपाई पर मूसलों को वार करते तीनों राक्षस भाई आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, सीबल भैया, बेचारे बिरजू को तो चीखने का भी अवसर नहीं मिला, अब तक बिरजू की चटनी बन गई होगी। चलो अच्छा हुआ आदमी के बच्चे से छुटकारा मिला। जब तीनों भाइयों मूसल बजाते हुए थक गए तो सीबल अपने भाइयों से बोला, चलो अब चलकर सो जाएं, सुबह होने पर बिरजू की लाश को भूनकर खाएंगे। तीनों भाई जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। तब चिड़िया बिरजू से कहा, बिरजू, तीनों राक्षस अपना अपना काम करके चले गए हैं, तुम आराम, अब तुम यहाँ से निकल कर अपनी चारपाई पर सो जाओ। अच्छा। कुछ ही देर बाद बिरजू अपनी चारपाई पर लेट गया। दोस्तों, चिड़िया सुबह जब तीनों राक्षस मुझे जिंदा देखेंगे तो हक्के बक्के रह जाएंगे। हक्के बक्के नहीं रह जाएंगे बल्कि उनकी रूहें फन्ना जाएंगी। तब बिरजू करवट लेकर आराम से सो गया। सुबह होने पर तीनों राक्षस ने जमाई लेते हुए उठे, भैया सीबल, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से बिरजू को भूनने का प्रबंध करो। चलो बिरजू के सबको चारपाई के नीचे उतार कर उसे आग में भूनते हैं। तीनों बिरजू की चारपाई पर पहुंचे और जैसे ही सीबल ने चादर हटाई, नमस्ते मेरे चेलों, यह जिंदा है? तुम तीनों मुझे मारने चले थे, मूर्खों, तुम्हें पता नहीं, मांस का नहीं बना, फौलाद का बना हूं। सभी चिड़िया फुर से बिरजू की जेब से बाहर निकली और कंधे पर जा बैठी। हमारा उस्ताद तुम तीनों को बहुत नाराज है, तुम तीनों बिना भुने कच्चा खाने वाला है। यह सुनकर तीनों राक्षस बिरजू के चरणों में गिर गए, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, हमें माफ़ कर दो गुरु, हमें मत खाओ। राक्षस के आगे अपने चरणों में गिड़गिड़ाते देख बिरजू हंसा, ठीक है, तुम तीनों को एक शर्त पर छोड़ सकता है। वह शर्त क्या है गुरु? तुम तीनों यह शहर घर छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ और फिर भूल कर कभी इधर ना आना, हमें मंजूर है, तो दफा हो जाओ। यह सुनते राक्षस सिर पर पैर रखकर भाग लिए। तीनों राक्षस पर भागते देख चिड़िया ने बिरजू से कहा, बिरजू, बुद्धिमानी के आगे ताकत हार गई, तीनों ताकतवर राक्षस किस प्रकार दुमदुमा कर भाग रही है। तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, दुनिया में बुद्धिमान आदमी कुछ भी कर सकता है, वह मंदबुद्धि लोगों को दुनिया वाले उपहास उड़ाते हैं। कहकर बिरजू उदास हो गया। बिरजू उदास न हो, अब मैं तुम्हारा विवाह पास के ब्रह्मपुर राज्य की ब्रह्म सिंह की पुत्री राजकुमारी वंदना से करवाती हूँ। यह तुम कैसे कर सकती हो नन्ही चिड़िया, मुझे भला गरीब को राजा अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेगा? बिरजू, राजा ब्रह्म सिंह अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना ही होगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सीबल, बीछल और मीछल, तीनों राक्षस भाइयों ने ब्रह्म सिंह के राज्य में उत्पात मचा रखा है, जिससे दुखी होकर ब्रह्म सिंह ने राज्य में मुनादी करवा दी, जो व्यक्ति इन तीनों राक्षसों को उसके राक्षस से छुटकारा दिला देगा वह उसी के साथ अपनी पुत्री वंदना का विवाह करेगा। तुम चूंकि राक्षस को भगा चुके हो, इसलिए वह तुम राजकुमारी वंदना से विवाह के दावेदार हो। ओह, तो यह बात है। बिरजू उठ खड़ा हुआ और बिरजू खुशी से उछलता हुआ चिड़िया के साथ ब्रह्मपुर के राक्षस राज्य की ओर चल पड़ा। किसी सुंदर लड़की से विवाह करने का मेरा सपना साकार होने वाला है। विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी वंदना को लेकर पांचों भाभियों के पास जाऊंगा। मेरी संपन्नता को देखकर, सुंदर पत्नी को देखकर दांतों तले उंगली दबा देंगी।
दरबार में पहुंचकर राजा ब्रह्म सिंह से बोला, राजन, मैंने चीवल बीचल मीचल राक्षसों को मार मार कर यहाँ से दूर खदेड़ दिया। यह तुम क्या कह रहे हो नौजवान? तुम भला अकेले उन नरभक्षी राक्षसों को कैसे खदेड़ सकते हो? राजन, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं तीनों राक्षसों को एक एक मुक्के में 10 राक्षस मार सकता हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पास इस बात का प्रमाण है कि तुमने तीनों राक्षसों को मारकर भगा दिया? महाराज, राक्षस का घर इस समय मेरे कब्जा है। आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चल कर देख सकते हैं। ब्रह्म सिंह उसी समय कुछ सैनिकों को लेकर बिरजू के साथ राक्षस के घर की ओर चल पड़ा। राक्षसों से घर पहुंचकर जब ब्रह्म सिंह ने खाली घर को देखा, सोचता लगता है युवक सही ठीक कह रहा है, राक्षसों के घर खाली पड़ा है। अब तो मुझे अपनी बेटी वंदना का विवाह इससे करना ही होगा। लेकिन यह युवक इतना शक्तिशाली है, इसके शुभ शुभ निशुभ राक्षसों का वध क्यों नहीं करवाया लूँ? शिव ने शिव तो बहुत तंग कर रखा है। यह सोच ब्रह्मदेव बिरजू से कहा, युवक, अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है। राजकुमारी का विवाह तुमसे होने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हारा विवाह वंदना से हो सकेगा। बताइए राजन, मुझे क्या करना होगा? युवक, हमारे राज्य में दक्षिण दिशा की ओर वाले वन में शुभ निशुभ नाम के 2 राक्षस रहते हैं। उन दोनों राक्षसों को जी चाहता है तो हमारे राज्य में आज धमकते हैं और राजकीय घुड़सवाला से बढ़िया घोड़े चुनकर उठाकर ले जाते हैं, उनका खून पीते हैं। हम उनसे बहुत परेशान हैं। तुम्हें उन वन में जाकर दोनों राक्षसों का वध करना होगा। महाराज, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तब तुम इन सैनिकों की टुकड़ी के साथ शुभ निशुभ को मारने चले जाओ। महाराज, सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है, शुभ निशुभ को अकेला ही काफी हूँ। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक को साथ ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। बिरजू उसी समय शुभ निशुभ को मारने चल दिया। वे दक्षिण दिशा वाले वन में के बाहर पहुंचे। बिरजू ने सैनिकों से बोला, तुम लोग वन के बाहर ठहरो, मैं वन में जाकर अकेला राक्षसों को मारूंगा। सैनिक को वहीं छोड़कर बिरजू अंदर की ओर बढ़ गया। वह वन में से कुछ ही दूर पहुंचा था कि कुछ दूर पर एक पेड़ के नीचे सोता राक्षस दिखाई दे गया। ये रहे शुभ नशुभ राक्षस। तब चिड़िया धीरे से उसके कान में कहा, बिरजू, अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। चिड़िया ने फुसफुसाते हुए उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के अनुसार कुछ पत्थर तूने जेब में भर लिए। तत्काल ही राक्षसों की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर धीरे धीरे उन्हें पेड़ पर चढ़ने लगा। नीचे दोनों राक्षस सोए हुए थे। ऊपर पहुंचकर पेड़ की डाली पर पत्तों में छिपकर बैठा। तत्पश्चात राक्षसों का निशाना साध कर एक पत्थर का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। पत्थर शुभ राक्षस के माथे पर जाकर लगा। पत्थर लगने से हड़बड़ा कर बैठ गया। सोए हुए निशुभ को जगा कर, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मैं भला तुम्हें पत्थर क्यों मारूंगा? तुम्हारी तरह सो रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शुभ निशुभ अंधविश्वासी अविश्वास भरी दृष्टि से देखा, पुन सो गया। तब निशुभ भी करवट लेकर सो गया। तब चिड़िया बिरजू से कहा, बिरजू, अब पुन पत्थर शुभ के ऊपर फेंको, अभी लो। बिरजू ने पत्थर निकाला और क्रोध में भरकर निशुभ को झंझोड़ता हुआ बोला, निशुभ, तुमने मुझे 2 बार पत्थर मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बक रहे हो? शुभ की बात सुनकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ढिशुम। अगले ही पल निशुभ ने शुभ को से भिड़ा। शुभ और निशुभ आपस में भयंकर युद्ध हुआ। तब चिड़िया के कहने पर बिरजू नीचे उतरा और बड़ा पत्थर उठाया। कुछ देर में दोनों बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। पत्थर के प्रहार से घायल शुभ के प्राण फेंकर उड़ गए। बिरजू ने निशुभ को भी इसी प्रकार मार डाला और फिर घोड़े पर बैठे सैनिकों के पास पहुंचा। सैनिकों, वन में शुभ निशुभ मरे पड़े हैं, जाओ उन्हें दोनों को सब खींच कर ले आओ। तुरंत सैनिक वन में गए और कुछ देर बाद बिरजू ब्रह्मपुरी की ओर वापस लौट रहा था। और जब बिरजू ब्रह्म सिंह के सामने पहुंचा
शाबाश युवक, तुम सचमुच हमारे दामाद बनने योग्य हो। बड़ी धूमधाम से बिरजू और राजकुमारी वंदना का विवाह हो गया। तब बिरजू राजमहल में रहकर सुख से दिन बीतने लगा। एक दिन चिड़िया उससे बोली, बिरजू अब वापस अपने द्वीप लौटना जाना चाहती हूँ, तुम भी अपने गांव लोग वापस लौट जाओ। मेरी नन्ही चिड़िया दोस्त, मैं भला अपने गांव जाकर क्या करूँगा, मेरी भाभी मुझे देखकर ताने मारेंगी। बिरजू, तुम्हें याद है तुम्हारे पांचों भाई बहुत दुखी रहते हैं, कम से कम उन्हें गांव जाकर एक बार अपने भाइयों से मिलाओ। तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आती है, मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। बिरजू से विदा लेकर नन्ही चिड़िया अपने द्वीप की ओर उड़ गई। तत्पश्चात बिरजू ब्रह्म सिंह के पास जाकर बोला, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाइयों के पास जाना चाहता हूँ, बड़ी खुशी से जाओ लेकिन शीघ्र ही वापस लौट आना। तब अपनी पत्नी राजकुमारी वदना को साथ लेकर बिरजू अपने गांव की ओर चल पड़ा। मेरे भाई मुझे इस हाल में देखेंगे तो खुश होंगे। कई दिन सफर करने के पश्चात रथ उसके घर के बाहर आकर रुका। उसके भाई हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। यह किसका रथ हमारे घर के बाहर रुका है? कौन है ये दोनों? ये तो किसी देश की राजा रानी मालूम होते हैं। बिरजू वंदना के साथ रथ से उतरकर अपने भाइयों के पास, बिरजू तुम? हाँ भैया। बिरजू ने झुककर अपने पांचों भाइयों के चरण स्पर्श किए और वंदना ने उसका अनुसरण किया। तत्पश्चात बिरजू अपने भाइयों को सविस्तार अपने भाइयों को बताया कि सारी बात जानकर, बिरजू तुम तो हमसे बड़े आदमी बन गए, यह आपकी कृपा का फल है भैया। उसकी भाभियाँ उसके ठाट बाट देखकर भौचक्की सी रह गई और बिरजू उनसे बोला, मेरी प्यारी भाभियों, इस प्रकार हैरत क्यों देख रही हो? देख लो, धनवान भी बन गया हूँ और सुंदर सी बहू भी ले आया हूँ। देवर जी, अब हम शर्मिंदा न करो, हम वाकई तुम पर जुल्म ढाती थी। भाभियाँ, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर तुम लोग मुझे प्रताड़ित न करती तो मैं घर से बाहर न निकलता और नहीं तुम्हारा बड़ा आदमी बनता। अपने परिवार से मिलकर बिरजू ब्रह्मपुर वापस लौट गया और ब्रह्मपुर की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मपुर का राजा बनकर कुशालपुर राज्य चलाने लगा। समाप्त दोस्तों।